गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, बुक बाय बिल गेट्स। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आइए, बैठिए और ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ महत्वपूर्ण है, बल्कि शायद इंसानियत के भविष्य के लिए सबसे अहम किताबों में से एक है। इस किताब का नाम है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, यानी जलवायु आपदा से कैसे बचें। इसे लिखा है दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ, परोपकारी और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने। ये किताब कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो हमें बताता है कि हम किस मुसीबत में फंस चुके हैं और इससे निकलने के लिए हमारे पास कौन से रास्ते हैं। बिल गेट्स, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सॉफ्टवेयर की दुनिया को आकार देने में बिताया, अब पिछले 2 दशकों से जलवायु परिवर्तन की पेचीदगियों को समझने और इसके समाधान खोजने में लगे हैं। वो हमें इस किताब के जरिए अपनी इस यात्रा पर ले चलते हैं, जो शुरू हुई थी अफ्रीका के उन गांवों से जहां रात में बिजली नहीं होती थी और बच्चे मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करते थे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, 51 अरब टन से शून्य तक। किताब की शुरुआत बिल गेट्स 2 नंबरों से करते हैं। पहला नंबर है 51 अरब। ये वह संख्या है जितना कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसें हम हर साल वायुमंडल में छोड़ते हैं। दूसरा नंबर है 0। हमें यही हासिल करना है। हमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पूरी तरह बंद करना होगा। गेट्स बताते हैं कि भले ही हम उत्सर्जन को धीमा कर दें, लेकिन जब तक हम इसे पूरी तरह नहीं रोकेंगे, तब तक धरती का तापमान बढ़ता ही रहेगा। वे इसके लिए एक आसान उदाहरण देते हैं, एक बाथटब जिसमें नल से पानी भर रहा है। अगर हम पानी के बहाव को सिर्फ धीमा कर दें, तो भी टब एक दिन भरेगा और पानी छलक जाएगा। आपदा तब टल सकती है जब हम नल को पूरी तरह बंद कर दें। गेट्स बताते हैं कि वे शुरू में सिर्फ गरीब देशों में ऊर्जा पहुंचाने की समस्या पर काम कर रहे थे। उन्होंने अफ्रीका और एशिया के दौरे किए, देखा कि कैसे लाखों लोग बिजली से वंचित हैं। उनके लिए यह साफ था कि ऊर्जा और आय का गहरा संबंध है। लेकिन 2006 में जब उन्होंने जलवायु वैज्ञानिकों से मुलाकात की और डेटा देखा, तो उनकी सोच बदल गई। उन्होंने जाना कि ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में हजारों सालों तक रहती हैं और तापमान बढ़ाती रहती हैं। यहीं पर उन्हें एहसास हुआ कि गरीबों के लिए सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा लाने का लक्ष्य अब स्वच्छ ऊर्जा के बिना अधूरा है। लेकिन ये काम आसान नहीं है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे मौजूदा साधन मददगार तो हैं, पर पर्याप्त नहीं। हवा हर वक्त नहीं चलती, सूरज हर वक्त नहीं चमकता, और सबसे बड़ी बात, बिजली उत्पादन से केवल 27% उत्सर्जन होता है। बाकी 73% उत्सर्जन दूसरी चीजों से होता है, जैसे चीजें बनाना, खाना उगाना और एक जगह से दूसरी जगह जाना। अध्याय 2, ये काम कठिन होगा। अब बिल गेट्स हमें सीधे तौर पर बताते हैं कि हम जिस रास्ते पर चलने वाले हैं वह बेहद मुश्किल है। वे कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन हमारे जीवन में पानी की तरह रच बस गए हैं। हम उनके बिना अपने दिन की शुरुआत ही नहीं कर सकते। जिस टूथपेस्ट से आप मुंह धोते हैं, उसमें प्लास्टिक होता है जो पेट्रोलियम से बनता है। आपका नाश्ता उगाने के लिए जिस खाद का इस्तेमाल हुआ, वो भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती है। आपके कपड़े, आपका घर, सड़कें, पुल, यहाँ तक कि आपका फ्रिज और एयर कंडीशनर भी किसी न किसी तरह से जीवाश्म ईंधन से जुड़े हैं। इन ईंधनों की सबसे बड़ी खूबी है उनकी सस्ती कीमत। गेट्स एक दिलचस्प तुलना करते हैं। एक गैलन पेट्रोल की कीमत एक गैलन डाइट कोक से भी कम होती है। इतने सस्ते होने की वजह है कि हमने इन्हें निकालने, प्रोसेस करने और पहुंचाने के लिए एक विशाल उद्योग खड़ा कर लिया है। दूसरी चुनौती यह है कि ये समस्या सिर्फ अमीर देशों की नहीं है। विकासशील देश भी तरक्की की राह पर हैं और उनकी ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दशकों में दुनिया की आबादी 10 अरब तक पहुंचेगी और शहरों का तेजी से विकास होगा। गेट्स एक चौंकाने वाला अनुमान देते हैं, अगले 40 सालों में दुनिया हर महीने एक न्यूयॉर्क शहर के बराबर नया निर्माण करेगी। अगर ये सब निर्माण पुराने तरीकों से हुआ तो उत्सर्जन और बढ़ेगा। इतिहास भी हमारा साथ नहीं देता। ऊर्जा के एक स्रोत से दूसरे स्रोत में बदलाव में दशकों लग जाते हैं। कोयले को अपनी जगह बनाने में 60 साल लगे, वहीं प्राकृतिक गैस को 20% हिस्सेदारी तक पहुंचने में 70 साल। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हमें ये बदलाव बहुत तेजी से करना होगा। इसके अलावा ऊर्जा उद्योग कंप्यूटर चिप्स की तरह नहीं है। हर 2 साल में उसकी क्षमता दोगुनी नहीं हो सकती। बिजली संयंत्र बनाने में अरबों डॉलर खर्च होते हैं और वे 30-40 साल चलते हैं। कोई भी निवेशक अपना पैसा लगाकर उसे 10 साल बाद बंद नहीं करना चाहेगा। सरकारी नीतियां और कानून भी पुराने हो चुके हैं, जो नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में बाधा बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, जलवायु परिवर्तन पर अभी भी पूरी दुनिया में एक राय नहीं है। कई लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, तो कुछ का मानना है कि हमारे पास पहले से ही सारे समाधान मौजूद हैं। अध्याय 3, जलवायु पर हर बातचीत में पूछे जाने वाले 5 सवाल। बिल गेट्स ने जलवायु परिवर्तन की जटिल दुनिया को समझने के लिए 5 सवाल तैयार किए हैं, जो किसी भी चर्चा को सही दिशा दे सकते हैं। पहला सवाल, ये 51 अरब टन का कितना हिस्सा है? अक्सर खबरों में पढ़ते हैं कि अमुक योजना से 17 मिलियन टन उत्सर्जन कम होगा, लेकिन 17 मिलियन 51 अरब का केवल 0.03% है।
गेट्स कहते हैं कि किसी भी समाधान को तभी गंभीरता से लेना चाहिए जब वह वैश्विक उत्सर्जन का कम से कम 1% 500 मिलियन टन कम कर सके। दूसरा सवाल, सीमेंट के लिए आपका क्या प्लान है? बिजली और कारों की चर्चा तो सब करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि स्टील और सीमेंट बनाने से ही 10% उत्सर्जन होता है। कोई भी योजना तब तक अधूरी है जब तक वह इन सबको शामिल ना करे। गेट्स पूरे उत्सर्जन को 5 मुख्य गतिविधियों में बांटते हैं: बिजली बनाना ओपन पैरेंथेसिस 31% क्लोज पैरेंथेसिस, चीजें बनाना ओपन पैरेंथेसिस 31% क्लोज पैरेंथेसिस, खाना उगाना ओपन पैरेंथेसिस 19% क्लोज पैरेंथेसिस, आवागमन ओपन पैरेंथेसिस 16% क्लोज पैरेंथेसिस और ठंडा माइनस गर्म रखना ओपन पैरेंथेसिस 7% क्लोज पैरेंथेसिस। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से हर एक को शून्य पर लाना होगा। तीसरा सवाल, हम कितनी बिजली की बात कर रहे हैं? अक्सर खबरों में मेगावाट और गीगावाट शब्द सुनने को मिलते हैं। गेट्स इसे आसान बनाते हैं। 1 किलोवाट एक घर के लिए, 1 गीगावाट एक मझोले शहर के लिए और सैकड़ों गीगावाट एक बड़े देश के लिए। इस तरह हम किसी भी परियोजना के पैमाने को आसानी से समझ सकते हैं। चौथा सवाल, कितनी जगह चाहिए? हर ऊर्जा स्रोत को अलग अलग मात्रा में जमीन चाहिए। परमाणु ऊर्जा से प्रति वर्ग मीटर में 500-1000 वाट बिजली मिलती है, जबकि सौर ऊर्जा से 5-20 वाट और पवन ऊर्जा से सिर्फ 1-2 वाट। इसका मतलब है कि पवन ऊर्जा से उतनी ही बिजली पाने के लिए सौर ऊर्जा से ज्यादा और परमाणु ऊर्जा से बहुत ज्यादा जमीन चाहिए। पांचवा सवाल, यह सब करने में कितना खर्च आएगा? यह सबसे अहम सवाल है। जीवाश्म ईंधन सस्ते हैं क्योंकि उनकी कीमत में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को शामिल नहीं किया जाता। स्वच्छ ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन के बीच के इसी कीमत के अंतर को गेट्स ग्रीन प्रीमियम कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पेट्रोल की कीमत $2.22 प्रति गैलन है और उसकी जगह लेने वाले स्वच्छ ईंधन ओपन पैरेंथेसिस जैसे एडवांस्ड बायोफ्यूल क्लोज पैरेंथेसिस की कीमत $5.35 है, तो ग्रीन प्रीमियम 141% है। ग्रीन प्रीमियम हमें बताता है कि कहाँ हमें अभी नवाचार की जरूरत है ताकि कीमतें कम हो सकें और कहाँ हम मौजूदा तकनीकों को तुरंत अपना सकते हैं। लक्ष्य यह है कि ग्रीन प्रीमियम को इतना कम किया जाए कि हर देश, यहाँ तक कि मध्यम आय वाले देश भी उसे वहन कर सकें। अध्याय 4, बिजली से जुड़ाव, हाउ वी प्लग इन। अब बारी है उन 5 गतिविधियों की विस्तृत चर्चा की जिनसे उत्सर्जन होता है। सबसे पहले बिजली। बिल गेट्स बताते हैं कि बिजली हमारी जिंदगी में कितनी अहम हो गई है। ये इतनी सस्ती और भरोसेमंद है कि हम इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज भी दुनिया में 86 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिजली नहीं है, और उनमें से ज्यादातर सब सहारा अफ्रीका में रहते हैं। आज दुनिया भर में बिजली का 2/3 उत्पादन जीवाश्म ईंधनों से होता है। अमेरिका में बिजली क्षेत्र को पूरी तरह स्वच्छ बनाने पर औसत बिजली बिल में महीने के करीब $18 का इजाफा होगा, जो कि 15% के करीब है। ये ग्रीन प्रीमियम इतना बुरा नहीं है, लेकिन दूसरे देशों के लिए यह इतना आसान नहीं है। उनके पास अमेरिका जैसे हवा और धूप के संसाधन नहीं है। स्वच्छ बिजली की राह में सबसे बड़ी रुकावट है अनियमितता, इंटरमिटेंसी, यानी सूरज हर वक्त नहीं चमकता और हवा हर वक्त नहीं चलती। बैटरी में बिजली स्टोर करना आज भी बहुत महंगा है। गेट्स एक उदाहरण देते हैं। टोक्यो शहर को 3 दिन सिर्फ बैटरी से बिजली देने के लिए 1.4 करोड़ बैटरियां चाहिए होंगी, जिनकी कीमत 400 अरब डॉलर होगी। मौसमी बदलाव तो और भी बड़ी चुनौती है। सर्दियों में धूप कम मिलती है। गेट्स बताते हैं कि सिएटल में साल के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन में धूप का अंतर 2 गुना है, जबकि कनाडा और रूस के कुछ हिस्सों में ये अंतर 12 गुना तक हो सकता है। गर्मियों में जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा होगी और सर्दियों में कम। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें कई नवाचारों की जरूरत है। परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर फिशन, ये एकमात्र ऐसा स्वच्छ स्रोत है जो 24 घंटे हर मौसम में कहीं भी बिजली दे सकता है, लेकिन इसके खर्च, सुरक्षा और कचरे के मुद्दे हैं। गेट्स की कंपनी टेरा पावर एक अगली पीढ़ी का रिएक्टर डिजाइन कर रही है जो इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अगर ये कामयाब हो गया तो सस्ती, असीमित और साफ ऊर्जा मिल सकती है। लेकिन ये तकनीक अभी प्रयोगशालाओं से बाहर नहीं आ पाई है और इसके व्यावहारिक होने में अभी दशकों लग सकते हैं। ऑफशोर विंड, समुद्र के ऊपर पवन चक्कियां, समुद्र के ऊपर हवा ज्यादा तेज और लगातार चलती है। यूरोप में यह तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका में अभी इसकी शुरुआत है। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल, धरती के अंदर की गर्मी का इस्तेमाल कर बिजली बनाना, ये कुछ ही जगहों पर संभव है और इसे विकसित करना महंगा है। बैटरी स्टोरेज, नई तरह की बैटरियां जैसे लिक्विड मेटल बैटरी या फ्लो बैटरी, जो शहरों के लिए जरूरी इतनी बड़ी मात्रा में बिजली स्टोर कर सकें। हाइड्रोजन, स्वच्छ बिजली से हाइड्रोजन बनाकर उसे ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उससे दोबारा बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल यह तरीका काफी महंगा है। कार्बन कैप्चर, बिजली संयंत्रों से निकलने वाले कार्बन को सीधे कैद करके जमीन के अंदर दबा देना। यह तकनीक मौजूद है, लेकिन महंगी है और इसे बड़े पैमाने पर लागू करना बाकी है। अध्याय 5, चीजें बनाना, हाउ वी मेक थिंग्स। अब हम बात करेंगे उन चीजों की जिनसे हमारी दुनिया बनी है: सीमेंट, स्टील और प्लास्टिक। गेट्स सिएटल के 520 ब्रिज का उदाहरण देते हैं, जो दुनिया का सबसे लंबा तैरता हुआ पुल है। ये पुल सीमेंट से बना है और पानी पर तैरता है,
जो सीमेंट की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। लेकिन इन चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है। स्टील बनाने के लिए लोहे से ऑक्सीजन अलग करनी पड़ती है और उसमें थोड़ा सा कार्बन मिलाना पड़ता है। यह प्रक्रिया कोयले कोक को जलाकर की जाती है, जिससे भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। 1 टन स्टील बनाने में करीब 1.8 टन CO2 निकलती है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर लाइमस्टोन को गर्म किया जाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें चूना पत्थर से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह अनिवार्य है। 1 टन सीमेंट बनाने पर 1 टन CO2 निकलती है। प्लास्टिक भी जीवाश्म ईंधन तेल या गैस से बनता है। हालांकि प्लास्टिक में कार्बन बंध जाता है और सैकड़ों सालों तक वायुमंडल में नहीं जाता, इसलिए इसका असर सीमेंट और स्टील से कम है। इन चीज़ों को बनाने में उत्सर्जन 3 तरह से होता है। कारखानों को चलाने के लिए बिजली से, स्टील पिघलाने जैसी प्रक्रियाओं के लिए ऊष्मा हीट पैदा करने से, रासायनिक प्रक्रियाओं से जैसे सीमेंट बनाने में। इन उत्सर्जनों को रोकने के लिए हमारे पास आज कार्बन कैप्चर का विकल्प है, लेकिन यह महंगा है। सीमेंट पर इसका ग्रीन प्रीमियम 75% से 140% के बीच है। इसका मतलब है कि सीमेंट की कीमत लगभग दोगुनी हो जाएगी। स्टील पर यह प्रीमियम 16-29% और प्लास्टिक पर 9-15% है। हालांकि कार की कीमत में 1 टन स्टील का फर्क मामूली हो सकता है, लेकिन अगर आप कार बनाने वाली कंपनी हैं और आपके प्रतिद्वंद्वी सस्ता स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 25% अधिक कीमत चुकाना मुश्किल होगा। इसलिए ज़रूरत है नए नवाचारों की, जैसे बिजली से स्टील बनाने की नई प्रक्रियाएं, ओपन पैरेंथेसिस मोल्टन ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस, या समुद्र के पानी और कैद किए गए कार्बन से सीमेंट बनाना। प्लास्टिक के मामले में अगर हम पौधों या हवा से कार्बन लेकर प्लास्टिक बनाएं, तो यह कार्बन स्टोर करने का एक जरिया बन सकता है। अध्याय 6, खाना उगाना, हाउ वी ग्रो थिंग्स। बिल गेट्स को बर्गर बहुत पसंद है। ये बात वे मजाकिया अंदाज में कहते हैं, लेकिन फिर गंभीर होकर बताते हैं कि मीट का उत्पादन जलवायु परिवर्तन में कितना बड़ा योगदान देता है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का है। मीथेन CO2 से 28 गुना और नाइट्रस ऑक्साइड 265 गुना ज़्यादा गर्मी सोखती है। गेट्स हमें नॉर्मन बोरलॉग से मिलवाते हैं, जो एक महान वैज्ञानिक थे जिनकी बदौलत हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन आई। उन्होंने गेहूं की ऐसी किस्में विकसित की जिनसे 3 गुना अधिक पैदावार हुई और अरबों लोग भूख से बच गए। लेकिन आज हमारे सामने एक और चुनौती है। दुनिया की आबादी 10 अरब तक पहुंच रही है और लोग अमीर हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे ज़्यादा मीट खाएंगे और मीट उत्पादन के लिए और ज़्यादा अनाज चाहिए। एक मुर्गी को 1 कैलोरी मीट देने के लिए 2 कैलोरी दाना चाहिए, सुअर के लिए 3 कैलोरी और गाय के लिए 6 कैलोरी। उत्सर्जन के मुख्य स्रोत क्या हैं? गाय की डकारें और पाद। गाय के पेट में खास तरह के बैक्टीरिया घास को पचाते हैं और इस प्रक्रिया में मीथेन बनती है, जो डकार और पाद के रूप में बाहर निकलती है। दुनिया भर में करीब 1 अरब गायें हैं और उनसे निकलने वाली मीथेन का असर 2 अरब टन CO2 के बराबर है। जानवरों का गोबर, सुअर और गाय के गोबर से भी नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन निकलती है। खाद फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन वाली खाद बनाने और उसके इस्तेमाल से भी नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। हैबर बॉश प्रक्रिया ने खाद बनाना संभव बनाया और दुनिया का पेट भरा, लेकिन आज ये 1.3 अरब टन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। वनों की कटाई, पेड़ कार्बन सूखते हैं। उन्हें काटने से वह कार्बन वापस हवा में चला जाता है और मिट्टी से भी कार्बन निकलता है। समाधान क्या है? गायों की नस्ल सुधारकर और उनका चारा बेहतर बनाकर उनसे होने वाला उत्सर्जन कम किया जा सकता है। पौधों से बनने वाला मीट, प्लांट बेस्ड मीट, एक विकल्प है, लेकिन इसका ग्रीन प्रीमियम 86% है। बहुत से लोग इसके स्वाद को लेकर आश्वस्त नहीं है। लैब में उगाया गया मीट, कल्टीवेटेड मीट, क्लोज पैरेंथेसिस, एक और विकल्प है, लेकिन यह अभी शुरुआती दौर में है और बहुत महंगा है। खाने की बर्बादी कम करके भी बहुत फर्क पड़ सकता है। अमेरिका में 40% खाना बर्बाद हो जाता है, जिससे 3.3 अरब टन CO2 के बराबर मीथेन बनती है। नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाने के लिए नए तरीके, जैसे कि आनुवंशिक रूप से संशोधित सूक्ष्मजीव, वनों की कटाई रोकना, नए पेड़ लगाना। हालांकि गेट्स बताते हैं कि अकेले पेड़ लगाने से यह समस्या हल नहीं होगी। एक अमेरिकी के जीवन भर के उत्सर्जन को सोखने के लिए 50 एकड़ जमीन पर पेड़ लगाने होंगे, जो पूरे अमेरिका के लिए दुनिया की आधी जमीन के बराबर है। अध्याय 7, आवागमन, ओपन पैरेंथेसिस, हाउ वी गेट अराउंड क्लोज पैरेंथेसिस। अब बारी है उस गतिविधि की जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, माइनस आवागमन। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ 16% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। गेट्स बताते हैं कि पेट्रोल में कितनी ऊर्जा होती है। 1 गैलन पेट्रोल में उतनी ऊर्जा है जितनी 130 डायनामाइट की छड़ों में, और यह संतरे के जूस से भी सस्ता है। आवागमन से होने वाले उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान कारों का है, ओपन पैरेंथेसिस 47%, क्लोज पैरेंथेसिस। फिर ट्रकों का, ओपन पैरेंथेसिस 30%, क्लोज पैरेंथेसिस। हवाई जहाज, ओपन पैरेंथेसिस 10%, क्लोज पैरेंथेसिस, और जहाजों, ओपन पैरेंथेसिस 10%, क्लोज पैरेंथेसिस का। कारों के लिए समाधान, इलेक्ट्रिक वाहन, ओपन पैरेंथेसिस EV, क्लोज पैरेंथेसिस। यह तकनीक आ चुकी है और तेज़ी से सस्ती हो रही है। बैटरी की कीमतों में 2010 से 87% की गिरावट आई है।
शेवरले बोल्ट ओपन पैरेंथेसिस इलेक्ट्रिक क्लोज पैरेंथेसिस और मालिबू ओपन पैरेंथेसिस पेट्रोल क्लोज पैरेंथेसिस की तुलना करें तो बोल्ट का मालिकाना हक प्रति मील 10% ज़्यादा पड़ता है, जो सालाना $1,200 का अंतर है। यह ग्रीन प्रीमियम 2030 तक खत्म हो सकता है, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं। चार्जिंग में समय लगता है और बैटरी भारी होती है। साथ ही अगर बिजली कोयले से बन रही है तो फायदा नहीं। एडवांस्ड बायोफ्यूल, ये ईंधन फसलों के अवशेष या कूड़े माइनस कचरे से बनाए जा सकते हैं और इन्हें मौजूदा इंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये अभी महंगे हैं। ओपन पैरेंथेसिस ग्रीन प्रीमियम 106%, क्लोज पैरेंथेसिस। इलेक्ट्रोफ्यूल, ये हवा से कैद किए गए कार्बन और पानी से बने हाइड्रोजन को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये भी बहुत महंगे हैं। ओपन पैरेंथेसिस ग्रीन प्रीमियम 237%, क्लोज पैरेंथेसिस। ट्रकों, जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के लिए समाधान, ये बैटरी से नहीं चल सकते क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए और बैटरियां बहुत भारी होती हैं। एक इलेक्ट्रिक कार्गो ट्रक जो 600 मील चल सके, उसे इतनी बैटरी लगानी पड़ेगी कि वह 25% कम मान ले जा पाएगा। जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के लिए सिर्फ बायोफ्यूल या इलेक्ट्रोफ्यूल ही विकल्प है। हवाई जहाज़ के लिए बायोफ्यूल का ग्रीन प्रीमियम 141% और इलेक्ट्रोफ्यूल का 296% है। जहाज़ों के लिए यह और भी ज़्यादा है। ओपन पारेंथेसिस 326% से 601%, क्लोज पारेंथेसिस, क्योंकि वे जो सबसे सस्ता और गंदा ईंधन ओपन पारेंथेसिस बंकर फ्यूल क्लोज पारेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई साफ विकल्प फिलहाल बहुत महंगा है। इसलिए समाधान यह है कि जहां संभव हो वहां बिजली का इस्तेमाल करें, जैसे कार, छोटे ट्रक, बसें और बाकी के लिए सस्ते वैकल्पिक ईंधन विकसित करें। अध्याय 8, ठंडा और गर्म रहना, हाउ वी कीप कूल एंड स्टे वार्म। हम में से ज़्यादातर लोग एयर कंडीशनर और हीटर को बस सुविधा की चीज़ें मानते हैं, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन का एक अहम हिस्सा है। गेट्स बताते हैं कि एयर कंडीशनिंग का आविष्कार मलेरिया के मरीजों के लिए ठंडा कमरा बनाने की कोशिश में हुआ था। आज अमेरिका में 90% घरों में एसी है, जबकि दुनिया के सबसे गर्म देशों में 10 से भी कम घरों में। जैसे जैसे ये देश गर्म और अमीर होंगे, एसी की मांग बढ़ेगी। 2050 तक दुनिया में 5 अरब एसी यूनिट होंगे। एसी चलाने के लिए बिजली चाहिए और बिजली उत्पादन से उत्सर्जन होता है। इसके अलावा एसी में इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेंट एफ गैसें भी बेहद खतरनाक होते हैं। CO2 से हजारों गुना ज़्यादा गर्मी सोखते हैं। गर्मी के मामले में फर्नेस और वाटर हीटर ज़्यादातर प्राकृतिक गैस या तेल से चलते हैं। इनका ग्रीन प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के लिए, घर को प्राकृतिक गैस से गर्म करने की जगह अगर एडवांस्ड बायोफ्यूल इस्तेमाल करें तो सर्दियों में $840 ज़्यादा खर्च होंगे। इलेक्ट्रोफ्यूल इस्तेमाल करें तो ये खर्च $2,600 तक पहुंच जाएगा। समाधान क्या है? हीट पंप। ये एक ऐसा उपकरण है जो सर्दियों में बाहर से गर्मी लाकर घर के अंदर देता है और गर्मियों में अंदर से गर्मी निकालकर बाहर फेंकता है। ये एसी और फर्नेस दोनों की जगह काम करता है। और हैरानी की बात यह है कि कई अमेरिकी शहरों में हीट पंप लगाने से 15 साल में पैसे की बचत होती है। ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव ग्रीन प्रीमियम क्लोज पैरेंथेसिस। लेकिन पुरानी सरकारी नीतियों और लोगों की जानकारी की कमी के चलते आज भी अमेरिका के सिर्फ 11% घरों में हीट पंप है। गेट्स जोर देकर कहते हैं कि नई इमारतों को ऊर्जा कुशल बनाना बेहद जरूरी है। सिएटल की बुलेट सेंटर इमारत इसका शानदार उदाहरण है, जो अपनी जरूरत से 60% ज्यादा ऊर्जा पैदा कर लेती है। अध्याय 9, गर्म होती दुनिया के साथ तालमेल बैठाना, अडेप्टिंग टू अ वार्मर वर्ल्ड। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जलवायु परिवर्तन के कुछ असर तो होंगे ही। हमें उनके लिए तैयार रहना होगा। सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीब देशों और समुदायों को होगा जिन्होंने इस समस्या में सबसे कम योगदान दिया है। गेट्स केन्या के एक किसान लाबान तालम और उनके परिवार की कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने सिर्फ 2 गायों से शुरुआत की और आज 4 गायों की मदद से अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। लेकिन दुखद विडंबना यह है कि गायें ही जलवायु परिवर्तन की एक वजह है। गरीब देशों को विकास करना है, लेकिन उनके विकास के हर कदम से उत्सर्जन बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा और बाढ़ ज्यादा आएगी, फसलें बर्बाद होंगी और खाने की कीमतें बढ़ेंगी। उन गरीब किसानों के पास कोई बचत नहीं है। एक फसल खराब होने पर भी बर्बाद हो जाते हैं। गेट्स का मानना है कि इन देशों की मदद के 2 तरीके हैं। स्वास्थ्य सेवा मजबूत करना, ताकि कुपोषण और बीमारियों से बच्चों की मौत कम हो सके। कृषि अनुसंधान में निवेश करना, ताकि सूखा और बाढ़ सहन करने वाली फसलों की नई किस्में विकसित की जा सके। वे CGIAR का उदाहरण देते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान संगठन है। इसी संगठन में नॉर्मन बोरलॉग ने काम किया था। आज CGIAR मक्का, चावल और दूसरी फसलों की ऐसी किस्में विकसित कर रहा है जो सूखे में भी पैदावार दे सकें और बाढ़ में डूबने के बाद भी जीवित रह सकें, जैसे स्कूबा राइस। अनुकूलन के लिए और क्या करना होगा? शहरों का विकास इस तरह से करना होगा कि वे बाढ़ और तूफानों का सामना कर सके। प्राकृतिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना होगा, जैसे मैंग्रोव के जंगल लगाना जो तूफानी लहरों को रोकते हैं। पीने के पानी की कमी से निपटने के नए तरीके खोजने होंगे, जैसे हवा से पानी निकालना या समुद्र के पानी को साफ करना। इन सब के लिए सरकारी और निजी निवेश की जरूरत होगी। अध्याय 10, सरकारी नीतियां क्यों मायने रखती हैं।
वाई गवर्नमेंट पॉलिसीज मैटर। बिल गेट्स मानते हैं कि वे हमेशा से सरकारी नीतियों से दूर ही रहे, लेकिन जलवायु परिवर्तन जैसी विशाल समस्या से निपटने के लिए सरकार की भूमिका सबसे अहम है। वे इतिहास से उदाहरण देते हैं। एक 952 के लंदन के भयानक स्मॉग के बाद बने क्लीन एयर एक्ट ने हवा की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार किया। चीन ने भी हाल के सालों में सख्त नीतियां बनाकर प्रदूषण में 35% तक की कमी की है। सरकारें क्या कर सकती हैं? निवेश का अंतर भरना। ऊर्जा कंपनियां अपने राजस्व का सिर्फ 0.3% R&D पर खर्च करती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां 10% और दवा कंपनियां 13%। सरकार को उन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना होगा जहां निजी क्षेत्र पैसा लगाने से कतराता है। समान अवसर बनाना। कार्बन पर कीमत लगाकर ओपन पैरेंथेसिस जैसे कार्बन टैक्स जीवाश्म ईंधन को उनके वास्तविक खर्च के करीब लाया जा सकता है। इससे ग्रीन प्रीमियम कम होगा और स्वच्छ ऊर्जा प्रतिस्पर्धी बनेगी। गैर बाजार बाधाओं को दूर करना। लोगों को जानकारी ना होना, प्रशिक्षित इंस्टॉलर ना मिलना या पुराने कानून जो हीट पंप लगाने पर रोक लगाते हैं, ऐसी बाधाओं को दूर करना होगा। नीतियों को अपडेट रखना। बिल्डिंग कोड में सीमेंट की केमिकल कंपोजिशन तय है, जो अक्सर नए और साफ सीमेंट को इस्तेमाल होने से रोकती है। हमें प्रदर्शन आधारित मानक अपनाने होंगे। बदलाव के लिए योजना बनाना। कोयला खदानें बंद होंगी तो वहां के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे। मुश्किल कामों पर भी ध्यान देना। सिर्फ इलेक्ट्रिक कार या सोलर पैनल से काम नहीं चलेगा। सीमेंट, स्टील, उर्वरक जैसे मुश्किल क्षेत्रों के लिए भी नवाचार चाहिए। टेक्नोलॉजी, नीति और बाजार को साथ लेकर चलना, ये तीनों चीजें एक साथ और एक ही दिशा में काम करें, तभी सफलता मिलेगी। गेट्स डेनमार्क में विंड एनर्जी और जर्मनी में सोलर एनर्जी की सफलता का उदाहरण देते हैं, जहां सरकारी नीतियों, निजी निवेश और तकनीक ने मिलकर काम किया। अध्याय 11, शून्य तक पहुंचने की योजना, ए प्लान फॉर गेटिंग टू जीरो। ये अध्याय पूरी किताब का सार है, एक ठोस कार्य योजना। गेट्स साफ करते हैं कि 2030 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करना संभव नहीं है। असली लक्ष्य 2050 तक शून्य तक पहुंचना है और 2030 तक उस राह पर निकल जाना है। उनका कहना है कि 2030 तक उत्सर्जन कम करने की कोशिश में हम वो कदम उठा सकते हैं जो 2050 के लक्ष्य को और मुश्किल बना दे, जैसे कोयले के संयंत्रों को गैस से बदलना। उनकी योजना 2 हिस्सों में बंटी है। एक, नवाचार की आपूर्ति बढ़ाना, ओपन पैरेंथेसिस एक्सपेंडिंग द सप्लाई ऑफ इनोवेशन क्लोज पैरेंथेसिस। स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के लिए सरकारी फंडिंग को 5 गुना करना। ऊंचे जोखिम वाली लेकिन ऊंचे इनाम वाली परियोजनाओं पर बड़े दांव लगाना, ठीक वैसे जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लगाए गए थे। अनुसंधान को हमारी सबसे बड़ी जरूरतों से जोड़ना, जैसे सूरज की रोशनी की लागत कम करने के लिए सनशॉट इनिशिएटिव। शुरू से ही उद्योग के साथ साझेदारी करना। 2, नवाचार की मांग को तेज करना, ओपन पैरेंथेसिस एक्सेलरेटिंग द डिमांड फॉर इनोवेशन क्लोज पैरेंथेसिस। प्रूफ फेज ओपन पैरेंथेसिस, प्रूफ फेज क्लोज पैरेंथेसिस। नए विचारों को प्रयोगशाला से बाजार तक लाने के लिए सरकारें खुद उन्हें खरीद सकती हैं, जैसे रक्षा विभाग विमानों के लिए साफ ईंधन खरीद सकता है। टैक्स क्रेडिट और लोन गारंटी से जोखिम कम किया जा सकता है। नई तकनीकों के लिए बुनियादी ढांचा जैसे चार्जिंग स्टेशन बनाना होगा और पुराने नियमों को बदलना होगा जो नई तकनीकों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकते हैं। स्केल अप फेज, स्केल अप फेज। जब तकनीक सस्ती हो जाए तो उसे बड़े पैमाने पर फैलाना होगा। इसके लिए कार्बन पर कीमत लगाना, कार्बन टैक्स, स्वच्छ बिजली और ईंधन के मानक बनाना और पुराने प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों को जल्दी से हटाने के लिए नीतियां बनानी होंगी। गेट्स जोर देकर कहते हैं कि ग्रीन प्रीमियम को कम करना ही सबसे बड़ा उपाय है। ये तभी होगा जब अमीर देश अमेरिका, जापान, यूरोप इस दिशा में नेतृत्व करेंगे। ये कोई दान नहीं बल्कि एक आर्थिक अवसर है। जो देश साफ ऊर्जा में सबसे आगे होंगे वे 21वीं सदी की अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं होंगी। अध्याय 12, हम में से हर कोई क्या कर सकता है? What each of us can do। बिल गेट्स कहते हैं कि इतनी बड़ी समस्या के सामने हम असहाय महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम असहाय नहीं हैं। हम एक नागरिक, एक उपभोक्ता और एक कर्मचारी फॉरवर्ड / नियोक्ता के रूप में फर्क ला सकते हैं। एक नागरिक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण काम है राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होना। अपने नेताओं को फोन करें, चिट्ठी लिखें, उनसे सवाल करें कि वे जलवायु परिवर्तन के लिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि राज्य और स्थानीय स्तर पर भी नेताओं को जवाबदेह बनाएं। बिजली नियामक आयोग, पब्लिक यूटिलिटी कमीशन जैसी संस्थाओं का बहुत प्रभाव होता है। अगर संभव हो तो खुद चुनाव लड़ें। एक उपभोक्ता के रूप में अगर आपके इलाके में बिजली कंपनी ग्रीन प्राइसिंग प्रोग्राम देती है तो उसमें शामिल हो। यह बाजार को संकेत देता है कि लोग साफ ऊर्जा के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। अपने घर को ऊर्जा कुशल बनाएं, एलईडी बल्ब लगाएं, स्मार्ट थर्मोस्टेट लगाएं और अगर हो सके तो हीट पंप लगवाएं। इलेक्ट्रिक कार खरीदें। ये अभी थोड़ी महंगी है, लेकिन इससे कंपनियों को और ज्यादा निवेश करने का संकेत मिलेगा। प्लांट बेस्ड बर्गर ट्राई करें।
हफ्ते में 1-2 बार मीट की जगह ये खाने से भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। एक कर्मचारी या नियोक्ता के रूप में कंपनियां अपने अंदर कार्बन टैक्स लगा सकती हैं और उस पैसे को साफ ऊर्जा समाधानों में लगा सकती हैं। कंपनियां अपने R&D बजट का एक बड़ा हिस्सा कम कार्बन नवाचारों पर खर्च करें, नई तकनीकों को जल्दी अपनाएं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन जैसी कंपनियां पहले ही बड़ी मात्रा में स्वच्छ ऊर्जा इस्तेमाल करने का वादा कर चुकी हैं। सरकार के साथ मिलकर नीतियां बनाएं और अनुसंधान को बढ़ावा दें। छोटे स्टार्टअप्स की मदद करें ताकि वे अपने विचारों को बाजार तक ला सकें। उपसंहार: जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 आफ्टरवर्ड, क्लाइमेट चेंज एंड कोविड-19 किताब के अंत में गेट्स कोविड-19 महामारी से मिले सबक को जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि दोनों ही वैश्विक संकट हैं और इनसे निपटने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के मार्गदर्शन की जरूरत है। उन लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखना होगा जो इस संकट में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आर्थिक सुधार और जलवायु कार्रवाई को एक साथ लेकर चलना होगा। सरकारें कोविड से उबरने के लिए जो पैकेज दे रही हैं, उसका एक हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और बुनियादी ढांचे में लगना चाहिए। गेट्स उम्मीद के साथ किताब खत्म करते हैं। वे कहते हैं कि 2008 की मंदी के समय जलवायु कार्रवाई के लिए जन समर्थन गिर गया था, लेकिन इस बार कोविड के बावजूद लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर उतने ही चिंतित हैं। अब समय है इस उम्मीद और जन समर्थन को एक ठोस योजना में बदलने का, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती को रहने लायक बना सकें। तो दोस्तों, बिल गेट्स की ये किताब हमें सिर्फ समस्या से नहीं रूबरू कराती, बल्कि हर कदम पर समाधान भी बताती है। ये बताती है कि ये काम कितना मुश्किल है, लेकिन साथ ही ये बताती है कि ये नामुमकिन नहीं है। ज़रूरत है हम सब मिलकर, एक नागरिक, एक उपभोक्ता और एक इंसान के तौर पर इस दिशा में कदम उठाएं, क्योंकि आखिरकार यह धरती हमारी है और इसे बचाना हमारी ही जिम्मेदारी है। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।